हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है अजय। धीरे धीरे करके जान पहचान बनने लग गई है। ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट कनेक्ट करने लग गए हैं। ऑफलाइन ऑलरेडी मैं बहुत सारी क्लासेस से कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं गाइड करता हूँ। और एज अ टीचर, आज टीचर्स डे के मौके पे, मतलब आज टीचर्स डे है, बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे विश कर रहे होते हैं, बच्चे मैसेज करना शुरू कर देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। मतलब ये लगता है कि शायद आज मेरा दिन है ना। तो गाइड करते करते आज का दिन बड़ा अच्छा लगने लग जाता है। अभी प्रीवियस डे की अगर मैं बात करूं तो मेरा एक बच्चा अभी रिसेंटली आईसर तिरुपति क्वालिफाई करता है और वो मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि सर जो भी किया है वो आपने किया है। तो शायद मुझे लगता है वो हैप्पीनेस का एक डिफरेंट लेवल मैं अचीव कर रहा होता हूँ। नो डाउट उसने मेहनत की है, मैंने केवल गाइड किया है, सारी मेहनत उसकी है। बट जब भी ये वर्ड सुनने को मिलते हैं तो शायद मुझे लगता है कि उस समय हम जीवन के उस पल को एंजॉय कर रहे होते हैं जो सभी को चाहिए। मैं सभी टीचर कम्युनिटी, अगर मैं टीचर कम्युनिटी की बात करूं, जो भी टीचर्स हैं उन सभी को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अपने लेवल पे जो भी आप कुछ बेहतर कर सकते हैं प्लीज़ करिए। आप जिस बच्चे को भी गाइड करने निकलें, आप प्लीज़ उसे उस वे में गाइड कीजिए कि जैसे वो आपका बच्चा हो। जब एक बच्चे को गाइड करना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, तो आपको पता है कि वो आपको अपने मन में एक हीरोइक पर्सनैलिटी में काउंट करने लग जाता है। जब भी आप बच्चे को कुछ इंप्रेसिव टर्मिनोलॉजीज बता रहे होते हैं, इंप्रेसिव थॉट्स दे रहे होते हैं, तो आप बिलीव करो वो आपसे कनेक्ट करने लग जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप उसको उसी वे में कनेक्टेड फील कराएं और रेगुलर इंटरवल पे उससे उस टाइप से जनरलाइज कराएं, उस थॉट को उसके सामने डिलीवर करें या उस थॉट को उसके सामने रखें जो विचार उसको महान बनने में मदद करते हैं। ये मैं मेरे टीचर्स जो कम्युनिटी है उसको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं भी जब किसी बच्चे को गाइड करता हूँ या मैं कुछ बता रहा होता हूँ तो मैं ये मान के बता रहा होता हूँ कि यार वो कल भी मुझसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा। तो जब वो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका एक सीधा साधारण सा आंसर दूं जो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर समझता हूँ। लेकिन प्लीज़ उसको उस टाइप से रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, अपनी बातें थोपी ना जाए। स्टूडेंट को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यार अपने लिए आप प्लीज़ क्लाउड क्रिएट करना मत शुरू करो। आज जो एरा है, आज का जो समाज है, वो समाज अपने लिए केवल और केवल वो क्लाउड क्रिएट कर रहा है जो क्लाउड एक दिन फूट जाता है, फट जाता है। आप कुछ रिजिड डेवलप करने की कोशिश करो, अपने लिए वो रिमार्केबल थॉट डेवलप करो, वो ऑर्डर तैयार करो, वो लेआउट रेडी करो जो लेआउट फुल प्रूफ है, जो प्लान्ड है। आज जब बच्चा पढ़ाई करना शुरू करता है तो उसे शुरुआती समय में ये गाइड किया जाता है कि नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाओ। उसे ये लगने लग जाता है कि शायद नंबर लाना एक अचीवमेंट है। लेकिन हम उसे ये गाइड करना भूल जाते हैं कि एग्जैक्टली अपने माइंड को डेवलप करना और नंबर लाना दो डिफरेंट ऑर्डर है। आप उसके माइंड को, उसके थॉट को बिल्ड करने की कोशिश कीजिए। आप बिलीव करिए कि अगर आप एक बच्चे के विचारों को बड़ा बना देते हैं, मैंने जीवन में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो बच्चे अपने केवल विचारों से स्ट्रांग हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ करके जाते हैं। और एक वो बच्चा जो केवल और केवल एक रिस्ट्रिक्टेड पाथ पे चल रहा है, एक पर्टिकुलर पाथ पे चल रहा है, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वर्क कर रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। आप उसको विजन दो, आप उसको इस दिमाग को दौड़ाने का तरीका बताओ कि इसको कैसे दौड़ा सकते हैं। उसको दौड़ना मत सिखाओ। आप सोच रहे हैं कि मैं उसे प्रेशराइज करूंगा या फिर मैं उसे पुश करूंगा तो शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो मेरे पेरेंट्स को, मेरा टीचर्स को या फिर मुझे खुद को ये बात समझनी चाहिए कि हम उसे भगाएं नहीं। इस सामाजिक रेस में यानी जो रेस चली हुई है, चाहे वो आईआईटीज को लेके हो, चाहे वो एनआईटीज को लेके हो, ट्रिपल आईआईटीज को लेके हो, आईएसएस को लेके हो, मेडिकल कॉलेजेस को लेके हो, या फिर यूपीएससी, या फिर बहुत इंडिया में बहुत रेप्यूटेड एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स को लेके हम उसे केवल दौड़ाने में लगाए हुए। उसे दौड़ाएं नहीं, आप उसे समझाएं, उसे बताएं कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। आप जब एक अच्छी आदत किसी में बिल्ड कर देते हैं, आप बिलीव करो वो 100% अपने लाइफ को लेके शेड्यूल्ड हो जाता है। और जब वो शेड्यूल्ड हो जाता है तो फिर उसको किसी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे परमानेंट गाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऐसा बच्चा बिल्ड करेंगे, ऐसा बच्चा बनाएंगे जो बच्चा हमेशा फील करेगा एक नए टीचर की रिक्वायरमेंट उसे रहेगी, हमेशा उसे टीचर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो हमेशा एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में वर्क करने लग जाता है और वो ब्लूम नहीं करता, वो पंख नहीं फैला पाता है अपने लिए। तो मेरा टीचर्स को लेके भी यही कहना है, मुझे बच्चों को भी यही कहना है कि प्लीज अपने लिए क्लाउड क्रिएट मत करो।
आप अपने लिए तैयार करो एक रिजिड बॉडी, एक रिजिड एरिया जो फुल प्रूव्ड है कि यस मैं इस लेआउट को फॉलो करके अपने लिए कुछ बेहतर कर सकता हूं। बस आप दौड़ने ना लग जाए। किसी ने कहा कि आईआईटीज में जाना है तो बस आईआईटीज को लेके भागने लग गए। क्यों भागने लग गए? क्योंकि हमारे समाज में अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं तो हम एग्जाम्पल पता है किसका देते हैं? एक आइडियल्स एग्जाम देते हैं कि एग्जाम्पल देते हैं कि लाइक उसके बच्चे ने आईआईटी क्वालिफाई किया, देन उसे 50 लाख का पैकेज लग गया। हम इस टाइप से ना समझाएं, हम उसे इस टाइप से मोटिवेट ना करें। मोटिवेट करने का भी एक ऑर्डर होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। आप जब इस टाइप से उसे ऑर्डर कर रहे हो तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हो टुवर्ड्स आईआईटीज और ट्रिपल आईआईटीज और इंडिया के मेडिकल कॉलेज। लाइफ अपॉर्चुनिटीज से भरी हुई है। मैंने बहुत बार ये देखा है, मैंने फील किया है कि लोग साइंस लेने के बाद एक पर्टिकुलर पाथ पे ही भागना शुरू कर देते हैं। वो इस बात को नहीं देखते हैं कि यार हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया। अगर कुछ लोगों को पता भी है तो वो उसी पर्टिकुलर एरिया में केवल भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको गाइड करता हूं कि यार आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको यही बताना चाह रहा था, यही चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि प्लीज अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें, अपने आप को लेआउट दें। और वो लेआउट क्लाउड नहीं होना चाहिए, फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। उस प्लान में जब वर्क करना शुरू करेंगे, आप बिलीव करो आपको 100% कुछ ना कुछ लाइफ में बेहतर मिलेगा। तो यही मेरी गाइडेंस है। वैसे मैं क्लासरूम में आगे आने वाले लेक्चर्स में मेरा तो हर दिन कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड करने में ही निकलता है। तो क्योंकि लाइफ का ध्येय यही है, लाइफ का मोटिव भी यही है, इसके अलावा मुझे कुछ और आता नहीं है। यही चीजें बच सीखी हैं पिछले 10 साल से काम करते हुए। मुझे केवल और केवल यही चीजें पता चल रही हैं कि यार ये एक पैटर्न हो सकता है, ये एक थॉट हो सकती है जो एक बच्चे में बिल्ड करे, बच्चों को बिल्ड करे। एक बच्चों को बिल्ड कर दिया, समाज को बिल्ड कर दिया, समाज को बिल्ड कर दिया, अपने लिए हैप्पीनेस डेवलप कर ली, है ना। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर? बस यही सी बात है। आप लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, तंदुरुस्त रहो, टेंशन कभी मत लो। जब मैं ऐसी न्यूज सुनता हूं कि बच्चे ने प्रेशर में अपने आप को किल कर लिया, वो भी एक गलत थॉट है, वो भी एक गलत एरिया है। आप अपने लिए कभी भी इस टाइप के डिसीजन ना लो। यार लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी सक्सेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो सक्सेस जो है वो आपको डिस्ट्रॉय कर रही है, इंटरनली डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ऐसी सक्सेस का भी क्या करना है? सक्सेस हमेशा प्रोपोर्शनल होनी चाहिए हैप्पीनेस के। यानी हमें जो मिलता है वो सब प्रोपोर्शनल मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चल रहा है कि हम हैप्पीनेस के चक्कर में या फिर केवल और केवल अचीवमेंट्स के चक्कर में या फिर सक्सेस के चक्कर में केवल और केवल एक लेआउट को रेडी कर लिया, केवल भागने लग गया उस पर, बाकी सब चीजें हमने छोड़ दी। ठीक है? तो ये चीजें अपने ध्यान में रखनी है। और यही सब बातें करते करते हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पे। जो मेरा रोल रहता है, रोल यही है कि मैं आपको एक बेहतर कंटेंट दे पाऊं, एक एटीट्यूड प्रोवाइड कर पाऊं, एक थॉट दे पाऊं, एक पर्सनैलिटी दे पाऊं। अगर मैं ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गया तो अब बिलीव करो मैं भी सक्सेसफुल और आप भी सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू ही करना है मुझे। सिंपल, मैंने आपसे बोला था कि लेक्चर 2 पार्ट में बनाऊंगा। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करूं तो मैंने बातें आपसे की, बहुत सारी बातें आपसे मैंने की, आप देख भी पा रहे हो। मैंने एक चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक फील्ड में, कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, रखा हुआ होता है, परपेंडिकुलरली एंटर करता है, एंगल पे एंटर करता है, तो उसका क्या बिहेवियर है, वो सारी बातें मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे डिस्कस की। यहां तक कि एक पॉइंट जो कि आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पे, दैट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया था, दैट इज साइक्लोट्रॉन। आज मुझे जो आपसे बातें करनी है वो, अभी तक मैंने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका था, अब मैं प्लेस कर रहा हूं एक करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैं करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहा हूं। देखते हैं क्या देखने को मिलता है, क्या ऑब्जर्वेशन मेरे रहेंगे या फिर क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको आप प्लीज फील करो। फिजिक्स फीलिंग का सब्जेक्ट है, यहां पे कुछ भी एज्यूम्ड नहीं है, यहां पे सब कुछ रियलिस्टिक है। आप घर पे इस बात की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर को आप प्लेस करो, अब देखो, अपने सामने देखो, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी के साथ यार, पता चले करंट ना लग जाए, है ना, करंट लग जाए। वैसे तो ये भी बात गलत है, करंट किसी को नहीं लगता, ठीक है।
तो सब कुछ एज्यूम नहीं, सब एक्सपेरिमेंटल है, आप देख भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। वैसे मैं धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंटल मॉडल पे आऊंगा, हर वर्ड को आपके सामने प्लेस करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कि यार ये देखो हो रहा है। अभी तो केवल थ्योरेटिकल चले हुए हैं, न्यूमेरिकल चले हुए हैं, लेकिन फील नहीं कर पा रहे हैं। तो फील करने के लिए मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ थॉट या फिर कुछ एक्सपेरिमेंटल मॉडल आपके सामने प्लेस करूंगा जो आपको बिल्कुल फीलिंग देंगे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके। क्लियर? तो आज का जो सेशन है वो है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। फिर जब मैं फोर्स बता दूंगा तो फोर्स के बाद मैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो टॉर्क बताऊंगा। फिर सर्कुलर करंट लूप ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल एज अ मैग्नेटिक डायपोल, कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग जब कंडक्टर होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल जैसे बिहेव करता है। द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर एंड द लास्ट वन इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखते हैं हम कहां तक आज पहुंचते हैं, ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं। दिस इज यस, लिखा है द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को हम अध्ययन में लेंगे। देखो, मैंने फील्ड रिप्रेजेंटेशन आपको ऑलरेडी सिखा रखा है और मेरे पास ये फील्ड है। जैसे ही मैंने क्रॉस लगाए आपके दिमाग में तुरंत ये चल जाना चाहिए कि मैं फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा हूं और फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर? और मैंने इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया इस टाइप से। मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया इस टाइप से और मैंने इसमें एक स्मॉल करंट कंपोनेंट लिया जिसकी लेंथ है dl और इसमें करंट है I। तो मैंने करंट कंपोनेंट I dl ले लिया जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टू द कर्व। यानी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देखो ध्यान से, अगर मैं इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट ये होगी, तो आइडियल की डायरेक्शन ये। तो एक्सपेरिमेंटली देखने को क्या मिला वो बता देता हूं। देखने को क्या मिला कि यार ये जो कंडक्टर था एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था और ये फोर्स निर्भर कर रहा था करंट कंपोनेंट पे, दूसरा निर्भर कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे। दो बातों पर इसकी निर्भरता थी, यानी जो फोर्स है वो दो बातों पर निर्भर कर रहा था, एक तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो यहां पर अगर मैं बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की अगर बात करूं, फर्स्ट एंड सेकंड की बात करूं तो मुझे यहां पे फॉर्मूला मिलता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl B। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते एक कांस्टेंट मिलता है F इज इक्वल टू K I dl B। आपको मैं बता देना चाहता हूं I dl एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द कर्व है और B भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। When two of the vectors multiplying each other and the result quantity is a vector, then the product is known as cross type। आपको बहुत अच्छे से पता है, आप इसको I dl क्रॉस B भी लिख सकते हो। आप प्लीज इसे कभी भी B क्रॉस आइडियल नहीं लिख सकते, आप इसको आइडियल, जिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, प्लीज ध्यान से देना कि इसको एक्सपेरिमेंट करके मुझे रिजल्ट पता चले। तो जो स्टेटमेंट जिस ऑर्डर में लिखा जाता है, आइडियल क्रॉस B लिखा है तो आप इसे आइडियल क्रॉस B ही समझेंगे, आप इसे प्लीज B क्रॉस आइडियल ना लें, ठीक है, जिससे आपको फोर्स की एक्चुअल डायरेक्शन का पता चलेगा। दस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, तो इसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसको अगर मैं जनरलाइज करूं तो फोर्स का जो मुझे फॉर्मूला मिलता है दैट इज I dl, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो I dl B sin थीटा। मैं क्रॉस प्रोडक्ट को फर्दर जनरलाइज करता हूं तो मुझे ये फॉर्मूला मिलता है। सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस दिस पर्टिकुलर फोर्स, मैं फोर्स की डायरेक्शन को जज करना चाहूं तो अपनी फिंगर्स को, यानी आपके पास जो कर्लिंग फिंगर है, कर्ल फिंगर जो कर्ल कर सकती है, वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
मैंने आपको बताया है कि आप प्लीज वेक्टर के लॉज से डायरेक्शन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। आपको जरूरी नहीं कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, ये सब रूल्स याद करने की जरूरत है। आप वेक्टर के नियमों पे आधारित, ये 10th स्टैंडर्ड में अच्छा था, 10th स्टैंडर्ड में इसको जानना ठीक था, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में हम वेक्टर्स लॉज नहीं जानते थे, प्रोडक्ट रूल्स मुझे नहीं पता थे। लेकिन अब मुझे क्वांटिटीज में प्रोडक्ट रूल पता है, तो इसलिए मैं यहां पर कोई और एजम्पशन से रूल याद नहीं करूंगा कि ये फिंगर फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, थंब इसको रिप्रेजेंट करता है, ये याद रखना मुश्किल है। लेकिन वेक्टर के नियम को याद रखना आसान है। इसके अलावा थंब, जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, इतना सा आपको ध्यान में रखना। तो अपनी फिंगर्स को सबसे पहले किधर की तरफ करो, आइडियल की तरफ करो, आइडियल ऊपर की तरफ है, और फोल्ड करो किधर की तरफ, बी की तरफ, तो थंब, तो थंब रिप्रेजेंटेड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखो क्लियर, आपको सिंपली वेक्टर्स के लॉज यूज करने हैं और फोर्स की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। अब इस पे आधारित हमें बहुत सारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, उन्हीं रियल लाइफ एप्लीकेशंस को हम यहां पे चर्चा में लेना है, ठीक है। उनमें से मैं एक एजम्पशन, एक थॉट यहां पे ट्राई कर रहा हूं, क्या कि मैं अभी एक तार को मैंने सिंपली प्लेस किया था, अभी मैंने सिंपली एक वायर को प्लेस किया था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वायर से बना हुआ रेक्टेंगुलर कॉइल ले रहा हूं। मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली, मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं, आपने मैग्नेटिक फील्ड का ये रिप्रेजेंटेशन लिया है ना, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में, ये, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कॉइल प्लेस कर दी, ये कॉइल है, कॉइल का मतलब कंप्लीट लूप, एक तार से बना हुआ, एक वायर से बना हुआ कंप्लीट लूप आपने ऐसे प्लेस कर दिया इस टाइप से। रेक्टेंगल, तो इसका मतलब ये साइड आप ले लेते हैं ए मीटर और ये वाली साइड ले लेते हैं बी मीटर, ठीक है। और मैं इस एक्सिस स्पेस को पाइवोट कर देता हूं। पाइवोट का मतलब जिसमें, यानी फ्री टू रोटेट, फ्री टू रोटेट, रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, यानी अगर मैं इसको x और x डैश ले लूं, तो ये कॉइल x और x डैश के एक्सिस के अराउंड, यानी रिस्पेक्ट में रोटेट करने के लिए फ्री है। आपको सर आपने रोटेटिंग सिचुएशन ही क्यों दी, आपने ट्रांसलेटिंग सिचुएशन क्यों नहीं दी, आपने इसको एक्सेस वाइंड क्यों किया, क्योंकि ध्यान से देख रहे हैं आप, टॉर्क मुझे कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क, तो उसको सिचुएशन में मुझे प्लेस करना पड़ेगा जहां पे टॉर्क आप एक्सपीरियंस कर पाओ, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कराया, क्योंकि जब तक करंट नहीं तब तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं, ये करंट। तो जैसे ही मैं इसमें करंट फ्लो कराता हूं, करंट फ्लो कराने पे ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट में अगर आप इस वाले पार्ट को देखते हैं, तो इस वाले पार्ट में करंट फ्लो की डायरेक्शन, तो आइडियल की डायरेक्शन ये, और आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल यानी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, आइडियल क्रॉस बी, तो थंब रिप्रेजेंटेड, इसका मतलब ये वाला जो तार है, इस तार पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, फोर्स इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी इस वाले कंपोनेंट पे, तार के इस कंपोनेंट पे, यानी ये ए बी कंपोनेंट पे, बी सी और डी, यानी अगर मैं पूछूं कि ए बी कंपोनेंट पे, ए बी जो कंपोनेंट है, इस पे लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने देखा इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। अगर मैं यहीं पे बात करता हूं इस कंपोनेंट की, तो आपको पता है करंट कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन गया, 0, और साइन 0 मतलब ये 0। इसका मतलब ये हुआ कि इस करंट कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर मैं वहीं पे इसकी बात करता हूं, तो इस करंट कंपोनेंट में ध्यान से देखो, अपनी फिंगर्स को आइडियल, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, आइडियल करंट इधर की तरफ, क्रॉस बी, बी इधर की तरफ, तो थंब आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब इस वाले कंपोनेंट पे, यानी सीडी कंपोनेंट,
experience the force वो भी आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड। अगर मैं यहीं पे ये कंपोनेंट की बात करूं तो ये भी ध्यान से देखो, यहां पे करंट कंपोनेंट की डायरेक्शन इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, साइन 180, फिर से आपको 0 मिलेगा। मतलब इस वाले कंपोनेंट पे और इस वाले कंपोनेंट पे कोई फोर्स नहीं है, इस पे। अब ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, यहां पे कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। मतलब इसमें अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ। ध्यान से देखो, इसमें अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ, कपल ऑफ फोर्स। और कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से आपको पता है कि आपको कपल ऑफ, ये फोर्स भी इसको घुमाने के लिए कंडीशन में ले रहा है, और ये वाला फोर्स भी इसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो टॉर्क ड्यू टू ए बी कॉम्पोनेंट, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स। अब फोर्स अगर देखें, इसमें करंट कितना है? आई, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? बी, इसकी लंबाई कितनी है? ए, ये तो फोर्स हो गया। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मुझे बताओ, इस लाइन से एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलरली कितनी दूर है? दैट इज b/2। कितनी दूर है? b/2। तो सिंपल, टॉर्क ड्यू टू ए बी कंपोनेंट, दैट इज दिस। अगर मैं वहीं पे टॉर्क ड्यू टू सी डी की बात करता हूं, दैट इज करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड बी, लेंथ ए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज b/2। फिर से b/2। अब ध्यान से देखो कि ये भी, अगर आईज आपकी यहां पर है, प्लीज आईज आपकी यहां पे है, ऊपर से देखने पे ध्यान से देखो, क्या कॉइल दोनों टॉर्क की वजह से क्लॉकवाइज घूमने की कोशिश कर रही है? दोनों कॉइल, दोनों फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता है ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। तो नेट टॉर्क कितना होगा? नेट टॉर्क आपके पास होगा आई बी ए इंटू b/2 प्लस आई बी ए इंटू b/2, तो दैट इज इक्वल टू आई बी ए इंटू बी। ये आपके पास होगा इन मैग्नीट्यूड, यानी टॉर्क इन मैग्नीट्यूड दैट हैव एन वैल्यू इज आई बी इंटू ए इंटू बी। आपको पता है ए इंटू बी दैट इज एरिया, तो आई बी ए। तो हाउ मच टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल कंपोनेंट? दैट इज आई बी ए। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन होते, है ना, इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आपके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स होते तो ये फॉर्मूला बन जाता एन आई बी ए, एन आई ए बी। ठीक है, क्लियर है? तो आपके पास n फॉर द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, I फॉर द करंट, B फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, एंड A। अब मुझे यहां पे एक शॉर्ट सा पॉइंट बताना है, आप वो ध्यान से देखना। वो वर्ड है, बहुत स्पेशल सा वर्ड है, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या वर्ड है? मैग्नेटिक मूवमेंट। वैसे ये वर्ड छोटा है, लेकिन आपको पता है इसको समझना पड़ेगा आपको। मैग्नेटिक मूवमेंट, एक्चुअली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है आप समझिए, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया ऑफ द कॉइल। यहां पर कॉइल का जो एरिया है और करंट के साथ अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट का पता चलता है, यानी एम से डिनोट करते हैं, दैट इज आई इंटू ए, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज आई इंटू ए। क्लियर? यानी अगर मैं पूछूं मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है, तो आप यहां से बस केवल अभी इतना सा जान लीजिए, मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंटम, जैसा आपने मोमेंटम वर्ड एनएलएम में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, तो मोमेंटम का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मोशन एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। वैसे ही जब एक कॉइल को आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो टॉर्क की वजह से आपको टॉर्क की वजह से कुछ कॉइल को वाइब्रेशंस एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। क्लियर? कुछ मोशन एक्सपीरियंस करती है वो कॉइल।
ओके, बड़ा सा रियलिस्टिक सच सिचुएशन है, प्लीज आप इसमें इसको मैच कराने की कोशिश करना, इसको फील करने की कोशिश करना, तभी आप इसको ऑर्डर कर पाओगे, मतलब तभी आप थॉट में बिठा पाओगे। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, किस टाइप क्वांटिटी है? वेक्टर। क्लियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो मैग्नेटिक मोमेंटम, ये आई आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ए आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, एम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? डन। तो यहां पे आप ध्यान से देखो, आई इंटू ए को क्या लिख सकता हूं मैं? आई इंटू ए, आई इंटू को मैं लिख सकता हूं एम, यानी आप यहां पे लिख सकते हैं एन। एन आपको पता है कि अगर मैं मैग्नेटिक एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक मोमेंटम आपके पास क्या होगा? इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स तो मैग्नेटिक मोमेंटम एम, तो एन आई ए की जगह मैं एम लिख सकता हूं बी। अब आपको पता है टॉर्क किस टाइप की क्वांटिटी है? टॉर्क किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर। एम किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर। बी किस टाइप की क्वांटिटी है? वेक्टर। तो 100% दोनों के बीच प्रोडक्ट कौन सा होगा? क्रॉस। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो फॉर्मूले को करंट की टर्मिनोलॉजी में लिखना चाहते हो या फिर मैग्नेटिक मोमेंटम की टर्मिनोलॉजी में लिखना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है ना? अगर आप एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा जो अपने आप को डेवलप कर रहा है तो आपको पता है उसको ये सारी एनालिसिस पता होनी चाहिए, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट उसके दिमाग में ये थॉट पता होनी चाहिए, उसको हो क्या रहा है ये पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। डन। तो when a rectangular coil component placed in a uniform magnetic field experience a torque, torque is defined as IBA, NIBA, M cross B और MB sin theta। ये सभी situations पे टॉर्क। मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होता है अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंटम को अभी आप केवल इतना सा ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक मोमेंटम का केवल और केवल यहां पे इतना सा मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। डन। अभी नेक्स्ट टॉपिक में ही इसका एक्सप्लेनेशन, बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डन। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। डन, चलो नेक्स्ट देखो। अब लिखा है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल मतलब एक सर्कुलर करंट लूप जो होता है वो एक मैग्नेटिक डायपोल जैसे बिहेव करता है। आप मैग्नेटिक डायपोल अच्छे से जानते हैं। आपके पास मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? अगर मैं एक परमानेंट मैग्नेट ले लूं तो मैग्नेट का अगर ये हिस्सा नॉर्थ है तो ये हिस्सा साउथ है, और मैग्नेटिक फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन जो आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस टाइप से यहां से फील्ड लाइंस डाइवर्ज होती दिखाई देंगी, यहां से इन होती दिखाई देंगी। क्लियर? इस टाइप से। और आप इसे मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डायपोल। इसे आप मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ। ये आपने देखा होगा, आप इसको बार मैग्नेट भी नाम देते हैं। बार मैग्नेट भी डायपोल कहने का मतलब है कि इसमें दो पोल हैं, जहां से एक तरफ से फील्ड लाइन डाइवर्जिंग है और एक से कन्वर्जिंग, मतलब इस टाइप का नेचर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, मैं सर्कुलर करंट कैरिंग लूप को भी इसी टाइप से ऑब्जर्व करके आपको दूंगा, है ना? वैसे मैं सोलेनॉइड के बारे में आपको बता चुका हूं। सोलेनॉइड बिल्कुल बार मैग्नेट जैसी ही संरचना है। तो ऐसा क्या है उसको फील करने की कोशिश करो। आप ऐसा समझो कि अगर मेरे पास एक करंट कंपोनेंट है, इसमें करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है, डन। ये एक्सिस है, ये एक्सिस है। करंट यहां से इन्वर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अगर मैं इसकी एक्सिस की बात करूं तो एक्सिस पे यहां पर जब मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता था, B इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यानी यहां से यहां पर अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस, ये रेडियस कितनी r है, तो ये
अगर आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते तो उसकी डायरेक्शन आपको यहां मिलती थी, इस डायरेक्शन में मिलती थी। जब यूं जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां, और यहां पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड जब फाइंड आउट करते तो यहां मिलता था। यानी अगर आप सेम डिस्टेंसेस को ले, यहां से x डिस्टेंस को ले, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलती थी B इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस ऑफ x स्क्वायर की पावर 3/2। और यहीं पे हमारे सेंटर की बात करता हूं, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती थी B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, जो कि मैक्सिमम होती थी। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, यहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है। कुछ आपको इस टाइप से चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं जा रही, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक्सिस की बात कर रहे हैं हम केवल। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं एक डिफरेंट ऑर्डर में और स्टडी करने की कोशिश करूं, इस टाइप से, मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में रिप्रेजेंट कर देता हूं। इस टाइप से, यानी दिस इज द फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन। आपको ऐसा लगना दिख रहा होगा साफ साफ, देखो ध्यान से, दिस डाइवर्जिंग रीजन एंड दिस इज द कन्वर्जिंग रीजन। वैसे इसकी प्रूविंग अलग है, मैं उसको प्रूव भी कर सकता हूं, लेकिन आप ऐसा समझो कि ध्यान से देखो, ये कॉइल जो है, कॉइल के इस हिस्से से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाती हुई दिखा रही है, यहां से अंदर की तरफ, यहां से डाइवर्स कर रही है और यहां से, इसका मतलब ये एंड नॉर्थ है और ये कॉइल का साउथ है। तो यहां पे ध्यान से देखो, एक जो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है या सर्कुलर करंट कैरिंग लूप होता है, वो एक मैग्नेटिक डायपोल जैसे ही बिहेव करता है। अगर आप इसको फर्दर फॉर्मुलेट करना चाहते हो, जब आप इसके लिए कैलकुलेशन करते थे, इसके लिए, यानी उसकी एक्सिस पे जाके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे इस पॉइंट पे, तो यहां पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड B मिलती थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन x क्यूब। यानी अगर मैं उसकी एक्सिस से h डिस्टेंस पे जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता था तो मुझे ये मिलता था, दैट इज 2m अपॉन x क्यूब एक्चुअली। और मैं अगर उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर जाके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करता था तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई x क्यूब। दिस इज द पोजीशन। यहां पे जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने गया तो मुझे यहां मिला, इस पे मिला। अब इसको मैं फॉर्मुलेट करता हूं, देखो ध्यान से, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंटम होता है I इंटू ए। आई, अगर मैं इसका एरिया देखूं तो I इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर नीचे पाई का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो आप लिख सकते हैं I यानी म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। x इज मच ग्रेटर देन ऑफ r। ध्यान से देखो, ये वाला फॉर्मूला जब हम ड्राइव करते तो यहां पे x इज मच ग्रेटर देन ऑफ r लेते थे, उस केस में आप यहां पे आर स्क्वायर को लीव कर सकते हो, दैट इज म्यू नॉट m अपॉन 2 पाई r x क्यूब। 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब। ध्यान से देखो कि अगर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेशन की जाए तो मैग्नेटिक मोमेंटम के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला उसकी एक्सिस पे यही मिल रहा है और एक्सिस पे इस केस में भी मुझे यही मिलता था। ठीक है, तो हम क्या यहां कह सकते हैं कि अगर मान लेते क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, एक मैग्नेटिक डायपोल जैसे बिहेव करता है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसकी भी एक्सिस पे जब मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने जा रहे हैं तब मुझे ये मिल रही है, इसकी भी एक्सिस पे जब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x क्यूब ही इसका आंसर मुझे मिल रहा है। ठीक है, क्लियर? अगर मैं इसके मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करूं तो मैग्नेटिक मोमेंटम आपके पास क्या है, I इंटू ए, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? और देखो,
इसके बाद एक पॉइंट और देखने को मिलता है, ये सारी चीजें वैसे मैं सोलेनॉइड में बता चुका हूं आपको, सोलेनॉइड के केस में बता चुका हूं, लेकिन यहां पे भी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये डायपोल था, ये मैग्नेटिक डायपोल था, ऑलरेडी जानते हैं, और देखो ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल जैसे ही बिहेव कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे अगर जाते हैं, द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब मैं यहीं पे एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात करूं, किसकी बात करूं? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे चक्कर लगा रहा है आर रेडियस के पाथ पे, इलेक्ट्रॉन है और इधर की तरफ कितनी स्पीड से? v स्पीड से चक्कर लगा रहा है। तो आपको ये बात पता है, जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाया था, तो एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक करंट कंपोनेंट कहलाता है। करंट इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T, और Q फॉर द E, और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। तो टाइम इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, द डिस्टेंस इज 2 पाई r, स्पीड v। तो अगर मैं वो वैल्यू प्लेस कर दूं, दैट इज 2 पाई r अपॉन v, तो मुझे यहां से करंट मिल जाता है EV अपॉन 2 पाई r। मतलब आपको पता है करंट कंपोनेंट से कहेंगे कि नहीं? करंट कंपोनेंट कहेंगे। अगर ये करंट कंपोनेंट है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंटम अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक मोमेंटम I इंटू ए। अगर मैं I की बात करूं तो EV अपॉन 2 पाई r, और एरिया कितना है? पाई r स्क्वायर, r से r, पाई से पाई, यानी EVR अपॉन 2। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यहीं पे अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन की बात करता हूं, तो आपको पता है कि अगर मैं करंट की डायरेक्शन को यूं मानूं तो मैग्नेटिक मोमेंटम जो है, मैग्नेटिक मोमेंटम कई बार इसको म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या है? इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है? EVR अपॉन 2। इसके अलावा आपको पता है कि अगर मैं यहां पे एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर यहां पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, यही सब कुछ न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर भी लगाता है, तो एंगुलर मोमेंटम जो L इज इक्वल टू होता है वो होता है NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। क्लियर? NH अपॉन 2 पाई। यानी एंगुलर मोमेंटम की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि डायरेक्शन यहां पे करंट की डायरेक्शन को देखते हैं, इसे मोशन की डायरेक्शन को देखते हैं। तो यहां पे मोशन आपके पास क्या है? मोशन ये है, तो मैग्नेटिक जो आपके पास L है वो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, और M जो है वो इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ठीक है? तो L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। डन? तो मैग्नेटिक मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम दो डिफरेंट चीजें। तो मैग्नेटिक मोमेंटम आपके पास कितना? EVR अपॉन 2। और मैग्नेटिक मोमेंटम की बात करें, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूं? मैं मान लेता हूं कि एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तब के केस में आपके पास ये बातें होंगी। डन? वैसे मुझे इसमें ज्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल बेसिक सी बात है, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, सिचुएशन आपको याद होनी चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंटम को समझना है, यहीं से आपको मैग्नेटिक मोमेंटम। आपको पता है इसको मैग्नेटिक मोमेंटम क्यों कहा जा रहा है? कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ, यहां पे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है ना, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म है। क्या है? कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन के इस मोशन का नाम मैग्नेटिक मोमेंटम कह दिया जाता है। और वो क्वांटिटी में कितना है? दैट इज I इंटू ए। आपको पता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं चक्कर लगाता तो मैग्नेटिज्म की कोई बात हो ही नहीं पाती। तो मैग्नेटिज्म की बात कब शुरू हुई? जब ये रिवॉल्व करना शुरू किया। तो द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस टाइप ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। दैट्स व्हाई इसको क्या नाम दे देते हैं? मैग्नेटिक मोमेंटम। तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अगर मैं एक बार मैग्नेट की बात करूं तो इसका भी तो मैग्नेटिक मोमेंटम है, इसमें तो कहीं आपको इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हो नहीं दिखाई दे रहे। मैं आपको बता दूं, इसको बारीकी से अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक मैग्नेट के अंदर सोलेनॉइड जैसे रखा होता ना, उस टाइप से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी देयर इज द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। द मैग्नेटिक मोमेंटम इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। एंड हाउ मच मैग्नेटिक मोमेंटम? दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग I into A।
जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंटम उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो व्हाट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म? तो मैग्नेटिक मोमेंटम, यानी आपको पता है इसका नाम मैग्नेटिक मोमेंटम इसलिए पड़ा बिकॉज ऑफ इट इज द कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज द सिचुएशन। डन? इसके आधार पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस को जारी रखेंगे, लेकिन मेरा मोटिव है कि आज के लेक्चर में आपको जिसके थ्योरेटिकल एजम्पशंस हैं, थ्योरेटिकल जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आज इसे कंप्लीट कर लूं। मेरे पास न्यूमेरिकल है, इन न्यूमेरिकल्स को मैं एक साथ लेके आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, आप भी ट्राई करना। मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसके अलावा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कुछ 4 एक क्वेश्चंस, उसके बाद एक नया टर्म। ठीक है? तो current carrying conductor, when a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field experienced a particular force, तो उसके आधार पर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करना और देखना कि एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन बन सकती है, क्या आपके थॉट इससे मैच कर रहे हैं, जो भी मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया है वो क्या थ्योरेटिकली इससे मैच कर रहा है या फिर नहीं। डन? ठीक है, तो शुरू करते हैं एक नया पढ़ाओ में कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। फिजिक्स हमेशा एक सिचुएशन बेस्ड, यानी एक कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने रख देती है, और जितनी ज्यादा सिचुएशंस के इंटरप्रिटेशन आपके पास है, जितनी ज्यादा सिचुएशंस को आप स्टडी में ले सकते हो, उतनी आप ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है? फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एजम्पशन बहुत मुश्किल नहीं है। 2 पैरेलल करंट कंडक्टर, मेरे पास 2 पैरेलल करंट कंडक्टर है। एक मेरे पास ये कंडक्टर है और एक मेरे पास ये कंडक्टर है। दोनों में अभी मैंने करंट की डायरेक्शन को एक ही मान लिया है। ठीक है? इसकी लेंथ भी इनफाइनाइट है और इसकी भी लेंथ इनफाइनाइट है। और क्या ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं? ये एक सिचुएशन दी गई है और चेक कर लेते हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें करंट I है, इसमें करंट I2 है। I1 और I2 आप इक्वल भी ले सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप सिंपल सी बात है, आइडियल की डायरेक्शन क्या है? आइडियल आपके पास ये है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उसकी तरफ वेक्टर ये, अपनी फिंगर्स को आइडियल से क्रॉस, थंब किधर की तरफ है? इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। इसका मतलब ये वाला जो तार है वो इस वाले तार की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस वाले तार की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे किधर की तरफ है? इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट है तो करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है उस पर एक फोर्स लगता है ना? अगर इसमें करंट I2 है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितनी है? अगर मैं इस तार की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पर कितनी है? B ड्यू टू 1 वायर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला होता है म्यू नॉट, करंट कितना? I1 अपॉन 2 पाई R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर। इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? इतनी है। किधर की तरफ है? इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो फोर्स कितना लगेगा? फोर्स आपके पास होता है IBL, तो इसमें करंट कितना है? I2, B कितना है यहां पर? म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R, और इस तार की लंबाई। तो फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R ऑफ L। अगर मैं पर यूनिट लेंथ पे कैलकुलेशन करूं, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ की कैलकुलेशन करूं, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं इसके डायरेक्शन की बात करता हूं तो आपको हमेशा बताया आइडियल क्रॉस बी। अपनी फिंगर्स को आइडियल की डायरेक्शन में करो, अपनी फिंगर्स को आइडियल की डायरेक्शन में करो, और आइडियल क्रॉस बी तो इधर की तरफ। तो फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ है? इधर की तरफ। यहीं पे मैं इस वाले वायर की बात करूं तो अब मुझे बताओ इस वाले वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगी? आइडियल क्रॉस बी, आइडियल क्रॉस बी, नॉट आइडियल क्रॉस बी, आपको पता आइडियल क्रॉस आर, तो आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी किधर की तरफ है?
आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। किस वायर की वजह से है? दूसरे वाले वायर की वजह से। इस वायर का नाम 1 लग देते हैं, इसका नाम 2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 अपॉन 2 पाई आर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स आपके पास आई बी एल होता है। आई इसमें कितना, आई 1 इंटू बी कितना है, म्यू नॉट आई 2 अपॉन 2 पाई आर, और इसकी लंबाई एल। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की कैलकुलेशन करते हैं तो म्यू नॉट आई 1 आई 2 अपॉन 2 पाई आर। अगर आप ध्यान से देखें, दोनों वायर एक दूसरे पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो आई डी एल क्रॉस आर, तो थंब इधर की तरफ, यानी फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो आप ध्यान से देखो कि when the current is in same direction, when the current is in same direction, current is in same direction, they attract each other by common force, इक्वल फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। फोर्स का फॉर्मूला आपके पास यही है। यहीं पे अगर करंट की डायरेक्शन अलग अलग हो तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, मैं आपको दूसरी सिचुएशन पे कैलकुलेशन करके बताना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने करना है, व्हेन द करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, करंट फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आपका वर्क है कि यार अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता तब फोर्स क्या होता। मैं हिंट देना चाहता हूं, फोर्स की वैल्यू यही आएगी बट डायरेक्शन थोड़ी बहुत बदल जाएगी। वो आपने सब कुछ आपने प्लेन कर अपने लिए रेडी करना है। ठीक है, क्लियर? आप चाहो तो मैं एक सिचुएशन बना के आपको दे सकता हूं, और वो सिचुएशन ये है कि एक में ये आपके पास तार है, एक वायर है, इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन ये, एक वायर ये है, इसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन ये, दोनों इनफाइनाइटली लार्ज हैं, दोनों एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर प्लेस हैं। इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर है, आइडियल क्रॉस आर की वजह से। यहां की बात करी जाए तो यहां पे दिस इज आइडियल क्रॉस आर, तो यहां भी इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर ही आएगा आइडियल क्रॉस आर से। अब दोनों में फोर्स की वैल्यू आपको बताया, मैं फॉर्मूला बता देता हूं। फोर्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 1 आई 2 अपॉन 2 पाई आर। फोर्स की वैल्यू यही मिलेगी, फोर्स पर न्यूटन पर मीटर। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी यहां पे बता देता हूं आपको मैं, लेकिन सब कुछ आपने ट्राई करना है। ये इसको इधर की तरफ, यानी दे रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर? डन? सिचुएशन फॉर्मेटिंग आपने करनी है हाथ, यानी जो वेक्टर के रूल हैं उन रूल को आपने करके देखना है, चेक करके देखना है कि यार फोर्स की डायरेक्शन क्या बाहर की तरफ ही मिल रही है, नेचर में रिपल्सिव ही दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, क्लियर? उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ये देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं, इन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। और एक एप्लीकेशन, मैं इस एप्लीकेशन को चाहता हूं कि यार बड़े मन से आप तैयार करें। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास हमारी जो वो क्वेश्चंस और इस एप्लीकेशन को लेके हो। ये एप्लीकेशन में थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो में लेंदी होता हुआ देख रहा हूं, तो हमें ज्यादा इसे लेंदी नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि कम से कम में ही हम इसे सिचुएट करें, और नेक्स्ट क्लास में हम इस एप्लीकेशन और इसके कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में और अधिक एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।